तो आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं संसद से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज यानी जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, ईटीसी में आए हैं, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम यहाँ कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में मैंने पार्लियामेंट को कवर किया था, संसद को। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वो यूपी पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं संसद से रिलेटेड, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए अपने आप को जांचिए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें कर पाते हैं। ये टोटल 19 क्वेश्चन हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, लेकिन ईमानदारी से लिख लेना, मतलब कोई गड़बड़ नहीं करना, ईमानदारी से बताना कि आपका कितना स्कोर रहा, 19 में से आपने कितने किए। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये मैंने उसमें पढ़ा रखा है, तो आप बताइए भारतीय संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो आपको मैंने बताया था उसमें कि भारतीय संसद का एक ही सदन है, राज्यसभा, जो भंग नहीं हो सकता। अब भंग से मतलब क्या है, अगर जैसे ये लोकसभा है, लोकसभा 5 साल के बाद, अगर 5 साल तक लोकसभा चल रही है तो उसके बाद लोकसभा पूरी की पूरी भंग हो जाती है और उसके बाद उसका दोबारा से चुनाव होता है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। सिर्फ वैसे राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल होता है, लेकिन हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर, यानी 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, और जितने रिटायर होते हैं उन्हीं का चुनाव होता रहता है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है बी। तो आप अपने अपने काउंट करना, लेकिन गलत मत बताना कि आपने इतने सही किए। 19 में से आप चेक करें कि आपने कितने सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, धन विधेयक मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। देखिए ये भी मैंने पढ़ाया है, अगर आपने उसको देखा हो तो। धन विधेयक, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको, धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि धन विधेयक पार्लियामेंट की लोकसभा राज्यसभा, केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यहाँ पर धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते, ठीक है। टैक्स से रिलेटेड होता है, लोन से रिलेटेड होता है धन विधेयक, ठीक है। लेकिन एक चीज और आप समझते चलें कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, और धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है वो करता है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर का ही अंतिम निर्णय होता है कि ये धन विधेयक है, वही बताएगा। और ये दे रखा है आर्टिकल 110 के क्लॉज 3 में, 110 के 3 में ये वर्णित है कि धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब आप देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन ये है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो अगर लोकसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया अपने पास से और फिर वो राज्यसभा में आ गया धन विधेयक, तो राज्यसभा अगर चाहे कि मैं उसको रोक दूं तो ऐसा वो नहीं कर सकती, क्योंकि ये नियम है कि अगर राज्यसभा के पास धन विधेयक 14 दिन तक पड़ा रहा और राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया तो वो धन विधेयक पास माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की जो शक्ति है वो लोकसभा के मामले में 0 है। चलिए, और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और धन विधेयक फिर पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, 14 दिन, यानी अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं। रोकेगी तो पास माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। देखिए मैंने आपको बताया था कि संसद जो है वो 3 से मिलकर बनी है, किससे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो क्या बोला है इन्होंने, भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। तो प्रधानमंत्री नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, क्या हुआ, राष्ट्रपति। तो उसका आंसर क्या लगाएंगे आप, राष्ट्रपति। 2 सदन होते हैं ना संसद के, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। 79 आर्टिकल 79 में, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र है, और लोकसभा 81 में है आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, ठीक है। ये कभी कभी मैच करने के लिए यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, एसएससी में आ जाता है। तो आप ध्यान रखें कि आर्टिकल 81 में लोकसभा है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, और संसद 79 में है। वैसे संसद की जो सारी नियमावली है वो 79 से 122 तक, यानी 79 से 122 तक पूरी नियमावली संसद के बारे में दे रखी है संविधान में, पार्ट 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो बताइए, जल्दी से काउंट कीजिए मेरे बताने से पहले, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने आप बताया था आपको कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 543 है वर्तमान में, ठीक है। और जिसमें कि इसके 524 सदस्य राज्यों से आते हैं,
मतलब देश के राज्यों से चुने जाते हैं, और इसके 19 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी 524 राज्यों से, 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, 19 में जो सबसे ज्यादा आते हैं वो आते हैं दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से 7 सदस्य आते हैं। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं 5 सदस्य। ठीक है, दादरा नागर हवेली से 2 सदस्य, दमन और दादरा एक हो गया है ना, तो उससे 2 सदस्य, बाकी जितने केंद्र शासित बचे उनसे एक एक सदस्य, टोटल 19। ठीक है, ये तो हो गई वर्तमान सदस्य। लेकिन अब हम बात करते हैं अधिकतम की। अधिकतम सदस्य, तो अधिकतम सदस्य हैं 552। बताइए किस किस का ठीक था? अगर आपका ठीक था तो अच्छी बात है। 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। नेक्स्ट, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समझ लीजिए कि ये संसद का अगर कोई क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कैसे ही करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बाथरूम में कहीं चिपका लीजिए, वहां रोज देखना पड़ेगा आपको, अगर रोज नहाते हैं तो वो जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी महत्ता की वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं, बाकी कोई जरूरत नहीं है, आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था अपनी वीडियो में कि राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए ये संसद है, ठीक है, संसद के 2 हाउस होगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगर कोई बिल यहां पेश हुआ है लोकसभा में पास होने के लिए विधेयक, और यहां से तो पास हो गया, राज्यसभा में पहुंच गया, लेकिन राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है, इसने पास कर दिया, राज्यसभा में बात नहीं बन रही है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। क्या बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन, मतलब ज्वाइंट सिटिंग, दोनों सदनों की एक साथ बैठक करा सकता है। और ये है आर्टिकल 108 में, यानी संविधान के अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो दोनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, मीटिंग बुला सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? चलो, बुला तो राष्ट्रपति रहा है, ठीक है, बुला तो राष्ट्रपति ने लिया, लेकिन ये जो अधिवेशन हुआ संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? चेयरमैनशिप, अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। ठीक है, ये इसकी अध्यक्षता करता है। देखिए ध्यान रखना, अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति और अध्यक्षता करेगा उसकी लोकसभा स्पीकर। और ये संविधान के 118 यानी आर्टिकल 118 के क्लॉज 4 में वर्णित है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि संविधान में कि राष्ट्रपति तो 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, लेकिन अगर उसकी अध्यक्षता की बात आ गई तो 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करेगा उस संयुक्त अधिवेशन की। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि अगर मान लिया जाए कि जो अधिवेशन था, जो संयुक्त अधिवेशन है, अगर उसमें संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा स्पीकर नहीं है, लोकसभा स्पीकर मौजूद नहीं है, ठीक है, एब्सेंस है, तो इसकी जगह किसे बना सकते हैं? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं है संयुक्त अधिवेशन की बैठक मतलब जो अध्यक्षता करने के लिए, तो फिर किसको बुलाएंगे? देखिए मैं संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहा हूं, ना कि लोकसभा की अध्यक्षता की। ठीक है, जब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति कराता है 108 में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष अगर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह बैठेगा लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष। सपोज करो कि ये भी मौजूद नहीं है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं है, तो ज्वाइंट सेशन चल रहा है, राज्यसभा के मेंबर भी मौजूद हैं, तब बैठेगा उसमें राज्यसभा का उपसभापति। मतलब अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो उसकी अध्यक्षता करेगा सदन की उस टाइम संयुक्त अधिवेशन की उपाध्यक्ष, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति। सपोज करो कि उपसभापति भी नहीं है, तो फिर उस टाइम जो ज्वाइंट सेशन चल रहा है, जो ज्वाइंट सिटिंग चल रही है उस टाइम, तो वो जितने भी मेंबर वहां पर मौजूद हैं, उन मेंबरों में से किसी भी एक सदस्य का चयन कर लिया जाएगा अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, अगर बात नहीं बनी, पहले से प्रस्ताव पेश होता है कि हाँ उस सदस्य को हम बनाना चाहते हैं इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए, लेकिन अगर बात नहीं बैठती है तो चुनाव भी हो जाता है, मतदान होता है, मतदान के थ्रू भी अगर आवश्यकता हो तो मतदान के थ्रू उसकी अध्यक्षता करने के लिए उसको बना सकते हो उस सदस्य को। ठीक है,
तो आप समझ गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट सॉरी, ये जो क्वेश्चन था कि अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति देखिए एक जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति को जब भी जैसे ही उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है, जैसे ही उपराष्ट्रपति बन जाएंगे वो ऑटोमेटिक राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं, पदेन सभापति कहलाते हैं वो। उसके कौन कहलाते हैं ये? पदेन सभापति। देखिए पदेन सभापति का मतलब ये होता है क्या वो उसके सदस्य नहीं है लेकिन अध्यक्ष है, उसके सदस्य नहीं है, राज्यसभा के सदस्य नहीं है, ये कोई एमपी नहीं है राज्यसभा के, लेकिन उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पदेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। इन्हें एक सौभाग्य प्राप्त है कि ये जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वैसे ही राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति भी बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये पदेन सभापति कहलाते हैं। तो इसमें यही पूछा कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? प्रधानमंत्री, बताइए, उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए मैंने अभी बताया है, बैठक की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की, ठीक है, जो 108 के तहत है, आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट बुलाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार है। अध्यक्षता, चेयरमैनशिप जो करेगा उसकी, वो करेगा लोकसभा स्पीकर। कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, कौन से क्लॉज में दे रखा है? 118 के क्लॉज 4 में। ठीक, नेक्स्ट, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है वीडियो में, आप एक बार वीडियो जरूर देख लेना। मैं वीडियो का जो लिंक है वो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार वीडियो देखना और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए सारे ये यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ आप समझ लीजिए कि ये बहुत आसान से महसूस होंगे अगर आप वीडियो देखेंगे। मैं क्रमवार लगातार यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, एसएससी और जो पुलिस और जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं वो उसके PYQs इसमें कराता रहूंगा वीडियो में। तो चैनल को आप मतलब चैनल पर बने रहें और लगातार वीडियो देखते रहें, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो उस एग्जाम से रिलेटेड PYQ, पुराने जो क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भी लोग कुछ कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, वो सबसे पहले यही करते हैं ताकि वो सिलेबस समझ लें और पढ़ने के बाद फिर वो उनको सॉल्व करते हैं। तो फिर आइए देखते हैं इसको। फिर तो क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ठीक है, मैंने बताया था संसद 2 हाउस से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा। ये 5 साल का कार्यकाल होता है इनका होता है 6 साल का। MP का, ठीक है, MP जो होते हैं इनके ये 5 साल तक बने रहेंगे, लोकसभा के MP ये 6 साल तक बने रहेंगे, लेकिन हर 2 साल में एक तिहाई रिटायर हो जाएगी। ठीक है, तो लोकसभा का पूछा है तो 5 वर्ष, वैसे इसका राज्यसभा का 6 वर्ष। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? उच्च सदन, देखिए संसद के 2 हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए ये हाथों हाथ याद करते चले, आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 80 में। ठीक है, संसद का कौन सा सदन पूछा है? ये उच्च सदन पूछा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संसद का निम्न सदन। ये हो गया संसद का निम्न सदन। ठीक है, निम्न इसलिए क्योंकि ये 5 साल में, जैसे ही 5 साल पूरे होंगे पूरी की पूरी लोकसभा भंग हो जाएगी और दोबारा से सभी का चुनाव होता है, इसलिए इसको बोलते हैं निम्न सदन। जबकि लोकप्रिय सदन है, ताकतवर सदन है लोकसभा राज्यसभा के मुकाबले, मगर फिर भी इसकी शक्तियां भी ज्यादा हैं क्योंकि जनता डायरेक्ट चुन रही है इनको, और जिन प्रतिनिधियों को जनता, जनप्रतिनिधियों को डायरेक्ट चुनती है, डायरेक्ट वोट देकर के, उनकी पावर हमेशा ज्यादा मानी जाती है। चलिए, तो ये निम्न सदन हो गया, ये हो गया उच्च सदन। इसको उच्च सदन इसलिए बोलते हैं, अपर हाउस इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि ये 6 साल के बाद पूरे का पूरा डिसॉल्व नहीं होता, पूरे का पूरा खत्म नहीं होता, बल्कि ये बना रहता है। सिर्फ इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। अब 2 साल में रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि 2 साल का कार्यकाल है। जिनके 6 वर्ष पूरे होते रहते हैं, इसकी तरीका प्रक्रिया कुछ ऐसी अपनाई गई है कि जिसके 6 साल पूरे होते रहते हैं उसको निकालते रहते हैं, मतलब उनको हटते रहते हैं, वो चले जाते रहते हैं, और
मतलब बाकी की उसमें एंट्री होती रहती है। तो वो नए आते हैं, वो पुराने हो जाते हैं, तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इनके 6 साल पूरे होते जाते हैं, वो निकलते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान प्रोरोगेशन की घोषणा कौन करता है? तो देखिए, सत्र शुरू होगा या अंत होगा, एक ही व्यक्ति, एक ही पोस्ट है जिनको सबसे ज्यादा पावर है, वो है भारत के महामहिम, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो उनको आर्टिकल 85 में दे रखा है, उनको ये ताकत है कि वो सत्र अवसान कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, उसकी बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? देखिए अभी पीछे पढ़ाया है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत है, बताइए। ये मैंने बिल्कुल अभी पढ़ाया है। ठीक है, देखिए इसमें आर्टिकल 85 में लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, सत्रावसान कर सकता है, ये आर्टिकल 85 में है। ठीक है, 108 में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, कौन? संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद में हो गया? आर्टिकल 108 में। ठीक है, 110 में धन विधेयक का जिक्र है, धन विधेयक है इसमें। ठीक है, धन विधेयक 110 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा, देखिए यूपीपीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन आया है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं? बिल्कुल अभी बताया मैंने आपको, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कैसे रिटायर होते हैं? हर 2 साल में, एवरी 2 years, जिसको 6 साल पूरे होते रहते हैं, वो हर 2 साल में हटते रहते हैं। तो कौन सा आंसर होगा? देखिए गड़बड़ कर देते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अब लोग क्या करेंगे इसमें, मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये वाला आंसर लगा देते हैं 6 वर्ष, जबकि ये तो पूरी राज्यसभा का कार्यकाल है, तो इसका आंसर क्या है? 2 वर्ष। नेक्स्ट, संसद के किसी सदन का सदस्य ना होने वाला मंत्री कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर कोई मिस्टर ए है, एक मिस्टर ए है, इनकी बड़ी बात है सरकार में, मगर ये इलेक्शन नहीं जीते बेचारे, इलेक्शन नहीं जीते मिस्टर ए, एमपी बने ही नहीं है, लेकिन सरकार में इनकी बड़ा अच्छा रुआब था, तो इनको बना दिया मिनिस्टर। क्या बना दिया इनको? मंत्री बना दिया इनको। लेकिन अब ये मंत्री बन गए बिना जीते, तो मजा आ गया, बिना जीते मंत्री बन गए। लेकिन संविधान में ऐसे लोगों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। अब वो नियम क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य नहीं है और उसको बना दिया जाता है मंत्री, तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ 6 महीने तक, कब तक? सिर्फ 6 महीने तक ही मंत्री बना रहेगा। 6 महीने के बाद उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना पड़ेगा। ठीक है, चाहे राज्यसभा के सदस्य बन जाए, एमपी बन जाए, चाहे लोकसभा के बन जाए, लेकिन होना पड़ेगा। ऐसा कई बार हुआ है कि मजबूरी में बना दिया मंत्री, लेकिन बाद में उनको चुनाव जीतना पड़ा या फिर पद को छोड़ना पड़ा। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है, अगर हम संविधान का आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 देखेंगे तो उसमें इसी का जिक्र है कि जो 6 महीने तक ये लोग मंत्री बन सकते हैं अगर वो उसका सदस्य नहीं है। तो उसका आंसर क्या हो गया? 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? देखिए पुलिस में और जो एग्जाम्स हैं, ये देखो यूपीपीसीएस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी से बताइए, सोच लिया आपने? तब तो मैं बताऊं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ठीक है, देखिए एक प्रक्रिया है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, वो अपना इस्तीफा देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा कैसे देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो वो देगा लोकसभा अध्यक्ष को। बहुत ध्यान से देखिए, रिवर्सिबल प्रक्रिया है, दोनों एक दूसरे को, ये इसको इस्तीफा दे रहा है, ये उनको दे रहा है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को। अब मैं बात करता हूं राष्ट्रपति की। बात करें, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे बात समझ में? तो राष्ट्रपति किसको देंगे अपना इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किसे देंगे? राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा। ठीक है, और उपाध्यक्ष देंगे अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये
मैचिंग में आ जाता है, कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है, ठीक है, कूट वाले क्वेश्चंस में। तो ये क्या कह रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में आया है, ठीक है, आप समझिए इस क्वेश्चन को। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में? देखिए इस क्वेश्चन के बिना तो समझ लीजिए कि मुझे लगता है लगभग कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा ही गया होगा। यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है, ठीक है, 2009 का तो ब्यौरा मैंने दे रखा है यहाँ पर। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य, हम सभी जानते हैं कि सदस्य हैं 12, ठीक है, और ये 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये प्रक्रिया जो ली है हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। अब इसको मनोनीत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। 12 सदस्य, ये 12 सदस्य कौन होंगे जो राज्यसभा में मनोनीत होंगे? देखिए संविधान के आर्टिकल 80 में लिखा है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति जो के कला, साहित्य, ठीक है, विज्ञान, समाज सेवा में थोड़ी महारत हासिल रखते हो, मतलब एक अच्छे दर्जे के पढ़े लिखे हों, कला में, साहित्य, विज्ञान में, और समाज से भी बहुत अच्छे लेवल के हों, तो उनको उनके योगदान की वजह से उनको राज्यसभा में ले लिया जाता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उन 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। पहले लोकसभा में भी ये प्रक्रिया थी, यानी कि लोकसभा में भी राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय, उन 2 को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बना सकता था। किन्हीं भी 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार लोकसभा में भी था, लेकिन अब उसको हटा दिया है, अब नहीं है ऐसा, ठीक है। और वो कौन से आर्टिकल में था? ये आर्टिकल 331 में, यानी आर्टिकल 331 में के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होंगे? 12। नेक्स्ट, धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो देखिए मैंने बताया कि जो धन विधेयक है, ठीक है, धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, ठीक है। अंतिम निर्णय किसका होगा? जब विधेयक पेश होगा तो ये जो बताएगा कि ये धन विधेयक है, जिसकी मानी जाएगी, जो कह देगा उसी बात को माना जाएगा, वो है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। और ये 110 के क्लॉज 3 में वर्णित है कि लोकसभा स्पीकर का ही अंतिम निर्णय होगा। कैसा निर्णय? अंतिम निर्णय उसी का ही माना जाएगा। अगर उन्होंने बता दिया लोकसभा स्पीकर ने कि ये धन विधेयक है, तब मान लिया जाएगा कि धन विधेयक है, ठीक है। अनुच्छेद 110 में दे रखा है, और ये जो दे रखा है कि अंतिम निर्णय होगा, वो आर्टिकल 110 की जो उपखंड है 3 उसके अंतर्गत है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया? धन विधेयक है या नहीं, कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 2 सत्रों के बीच, देखिए अधिकतम अंतर मैं बताऊं आपको। जैसे आज मान लिया 1 जनवरी को राष्ट्रपति ने सत्र बुलाया, 1 जनवरी को बैठक हुई, सत्र बुलाया, ठीक है, मीटिंग बुलाई। राष्ट्रपति के अंदर में होता है, राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुला सकता है, राष्ट्रपति की ये मतलब पावर है। तो अगर 1 जनवरी को संसद की बैठक हुई, ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई को किसी भी हालत में सत्र बैठना ही बैठना है। समझ रहे हैं? अगर 1 जनवरी को मीटिंग हुई है तो 1 जुलाई को मीटिंग, 1 जुलाई से पहले 1 जुलाई को मीटिंग होनी ही है। अधिकतम सत्रों के बीच कितना अंतर हो गया जनवरी से जुलाई तक? 6 मंथ का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 1 जुलाई से पहले पहले मीटिंग होनी है, ये नियम है। यानी 2 मीटिंग के बीच, 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये पावर किसकी है? राष्ट्रपति की। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो गया? 6 माह। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2006 में आया है, यूपीपीसीएस 2006 में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यूज है जो आए हुए हैं। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संविधान संशोधन, किस विधेयक की बात कर रहे हैं? संविधान संशोधन की विधेयक की बात कर रहे हैं। अब देखिए मान लिया ये संसद है, ठीक है, अब संसद का लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, यहां धन विधेयक पेश कर दिया। धन विधेयक के बारे नहीं, संविधान संशोधन विधेयक पहली बात तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में पेश कर दो, चाहे राज्यसभा में पेश कर दो, ठीक है। लेकिन
उसको उसको पास करने के लिए एक विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो उसका आंसर हो गया कि ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन ये पास कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसको पास करने के लिए जो पूर्ण बहुमत है, मतलब जो मेजोरिटी है हमारी जिससे सरकार बनती है, वो लिया जाएगा। जैसे मान लिया 543 है, 543 टोटल मेंबर है हमारे पास, ठीक है, जो लोकसभा के इस टाइम वर्तमान में सदस्य संख्या है, तो इसका जो पूर्ण बहुमत निकल के आता है वो आता है 272। मतलब इतने जिसके पास होंगे उसकी सरकार बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है, जिसके पास 272 मेंबर होंगे, ठीक है। तो एक तो ये 272 लिया जाएगा, ठीक है, प्लस एक कंडीशन और है। एक कंडीशन ये है कि उस वक्त लोकसभा में जितने भी सदस्य मौजूद हों, ठीक है, उनका 2/3, लेकिन उनका 2/3 272 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया उस टाइम 450 मेंबर मौजूद थे लोकसभा में, बाकी छुट्टी पर या नहीं आए थे, तो 450 का 2/3, ठीक है, 2/3 देखिए कितना हो गया, डिवाइड कर लीजिए, यानी 150 इंटू 2 इक्वल टू 300, ठीक है। तो ये हो गया 300, ये हो गया विशेष बहुमत, जिसकी वजह से संविधान संशोधन विधेयक पास होगा। लेकिन कभी कभी आधे से अधिक, आधे से ज्यादा, मतलब लगभग आधे राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है किसी किसी संविधान संशोधन में, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे, यानी पूर्ण बहुमत लेंगे, जितने भी टोटल संख्या है और जितने मौजूद है उस वक्त जब वोटिंग चल रही है, तो उसका 2/3, जो कि इससे कम नहीं ना हो, 272 से कम ना हो। चलिए नेक्स्ट, संसद का प्रथम सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? अभी पीछे बताया है, तो किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को ही प्रथम सत्र बुलाने का अधिकार है, आर्टिकल 85। नेक्स्ट, चलिए खत्म हो गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ईमानदारी से कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, ठीक है, उससे अंदाजा लगेगा कि 19 में से कितने आपने कर पाए, कौन कितना जीनियस है।